आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सफल रिश्ता किसे कहते हैं? फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, सफल रिश्तों का रहस्य आपसे अच्छा कौन बता सकता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी, आज कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि सफल रिश्तों का रहस्य क्या होता है। इसलिए हे देवी, आज इस कहानी को अंत तक सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। सुनीता, बिनीता और कविता तीनों पक्की सहेलियां थीं। सुनीता गरीब थीं, लेकिन बिनीता और कविता अमीर थीं। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद तीनों की शादी हो गई थी। शादी के बाद एक दिन दोनों अमीर सहेलियां गरीब सुनीता के घर गईं। अमीर सहेलियां गरीब सहेली के घर आईं। सुनीता, बिनीता और कविता की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। तीनों की दोस्ती के बीच अमीरी और गरीबी की कोई दीवार नहीं थी। तीनों एक साथ एक बेंच पर बैठकर लेक्चर अटेंड करती। लेक्चर खत्म होने के बाद, यार मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया, चलो कैंटीन चलते हैं, समोसे खाएंगे। हाँ चलो, बिनीता ने कहा। चल सुनीता, कविता ने कहा। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं है, सुनीता ने जवाब दिया। बिनीता, तुझे पता है ना कि हम तेरे बिना कुछ नहीं खाएंगे, अब बहाने मत बना और हमारे साथ चल। चल, कविता और बिनीता सुनीता को खींचकर कैंटीन ले जाते हैं। वहां तीनों समोसे और रोल खाते हैं। कविता और बिनीता रोज ऐसा करते थे। उन्हें पता था कि सुनीता घर से कुछ खाकर नहीं आती है, इसलिए वो दोनों भी अपने घर से भूखे ही कॉलेज जाते थे। सुनीता को खिलाने के लिए दोनों उसे कैंटीन ले जाते। वहां तीनों जमकर खाते और पेमेंट की बारी एक दिन बिनीता की होती थी तो एक दिन कविता की। मैं कितनी लकी हूं कि तुम दोनों मेरी फ्रेंड हो। भगवान करे सातों जन्म में तुम दोनों ही मेरी फ्रेंड बनो। अच्छा, अब ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, हमारी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। तूने नोट्स तो बनाए होंगे ना? हाँ, मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं, तो कल उन्हें लेकर आ जाना, हम दोनों फोटो कॉपी करा लेंगे। दूसरे दिन बिनीता अपने नोट्स लेकर कॉलेज आती है। बिनीता और कविता उसके नोट्स की फोटो कॉपी करा लेते हैं। तीनों परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। सुनीता बिनीता और कविता की खूब मदद करती है। परीक्षा खत्म होने के बाद तीनों सहेलियों की शादी हो जाती है। बिनीता और कविता की शादी शहर के सबसे अमीर घरों में होती है, तो वहीं सुनीता की शादी एक गरीब घर में होती है। शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन बिनीता ने कविता को फोन किया। हेलो कविता। हाय बिनीता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ यार, कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। हाँ यार, हम तीनों कॉलेज में कितनी मस्ती करते थे। चल सुनीता को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेते हैं, फिर तीनों ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन हमारे पास तो उसका फोन नंबर ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम उसके घर चलते हैं, उससे मिल भी लेंगे और ढेर सारी बातें भी हो जाएंगी। लेकिन हम उसके घर कैसे जाएंगे? हमने उसका घर देखा ही नहीं। सुनीता की शादी का कार्ड अभी भी मेरे पास रखा है, उसमें उसके ससुराल का एड्रेस है। कविता सुनीता की शादी के कार्ड से उसके ससुराल का पता निकालकर अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेती है। बिनीता और कविता आपस में बातें करते हुए शाम को सुनीता के घर जाती हैं। सुनीता अपने ससुराल में अपनी सास ससुर के लिए चाय बना रही थी। तभी उनके घर के सामने एक बड़ी सी चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी। सुनीता की सास विमला और ससुर नागेंद्र ने खिड़की से देखा और सोचने लगे, हमारे गरीब मोहल्ले में इतनी महंगी गाड़ी से कौन आया है, पता नहीं कौन है, लेकिन यह गाड़ी हमारे घर के बाहर क्यों रुकी है? लगता है कहीं कोई गलती से इधर का रास्ता भटक गया है। नागेंद्र और विमला ने देखा कि गाड़ी से दो लड़कियां बाहर निकलीं और वे दोनों उनके ही घर की तरफ बढ़ रही थीं। ये दोनों तो हमारे घर की ओर आ रही हैं, शायद किसी का पता पूछने आई होंगी। तभी बिनीता और कविता ने दरवाजा खटखटाया। नागेंद्र ने दरवाजा खोला और पूछा,
आप लोग कौन हैं? बिनीता और कविता ने आगे बढ़कर नागेंद्र के पैर छुए और कहा, नमस्ते अंकल, सुनीता यहीं रहती है ना? नागेंद्र बिनीता और कविता के संस्कार से काफी प्रभावित हुए। खुश रहो बेटा, सुनीता यहीं रहती है। लेकिन तुम दोनों कौन हो? अंकल, हम दोनों सुनीता की सहेलियां हैं। मैं बिनीता और कविता, हम तीनों कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद हमारी शादी हो गई और शादी के बाद हम तीनों कभी मिले ही नहीं। आज हमारा मन हुआ कि सुनीता से मिलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें, इसलिए यहाँ चले आए। आओ बेटी, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी सुनीता बहू को बुलाता हूँ। बिनीता और कविता घर के अंदर आती हैं। सुनीता के ससुराल में मेहमानों के बैठने के लिए सोफा नहीं था, सिर्फ प्लास्टिक की कुछ कुर्सियां थीं, वो भी टूटी हुई। एक कुर्सी पर विमला बैठी हुई थी। बिनीता और कविता ने विमला के पैर छूकर उसका भी आशीर्वाद लिया। सुनीता बहू आई। पिताजी, सुनीता अपने हाथ में 2 प्याली चाय लेकर भागी भागी बाहर आती है। पिताजी, माँ जी, ये रही आपकी चाय। तभी सुनीता की नज़र बिनीता और कविता पर पड़ती है। अरे बिनीता, कविता, तुम दोनों अचानक यहाँ? बस तेरी याद आई और हम यहाँ आ गए। और तुझे बताते कैसे? तेरा मोबाइल नंबर ही नहीं हमारे पास था। वो तो तेरी शादी का कार्ड मैंने संभाल कर रखा था, उसमें से तेरे घर का पता निकाल कर हम यहाँ आए। क्यों, हमारा पलक अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों का पलक मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनीता बहू, तेरी सहेलियां पहली बार तेरे घर आई हैं, इन्हें अपने कमरे में ले जा। ठीक है माँ जी। सुनीता बिनीता और कविता को अपने कमरे में ले जाती है। सुनीता के कमरे में कोई बिस्तर नहीं था, फर्श पर एक गद्दा बिछा हुआ था जिस पर एक फटी हुई चादर बिछी थी। सुनीता को बिनीता और कविता की अमीरी के सामने आज अपनी गरीबी पर बहुत शर्मा रही थी। बिनीता और कविता दोनों जाकर फर्श पर बिछे गद्दे पर बैठ जाती हैं। सॉरी यार, मेरे घर में कोई बिस्तर या सोफा नहीं है, तुम दोनों ने आने से पहले बता दिया होता तो मैं कुछ इंतजाम कर लेती। हम तेरा बिस्तर और सोफा देखने नहीं आए हैं, हम तो तुझसे मिलने आए हैं। हाँ सुनीता, तेरे घर में क्या है और क्या नहीं, हम दोनों को इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो बस अपनी प्यारी सहेली से मिलने आए थे, इसलिए चले आए। तू तो शादी के बाद गायब ही हो गई, न कोई फ़ोन न कोई मैसेज। यार, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह बस इतनी है कि हमारा गुजारा किसी तरह चल जाता है। वो मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं दिला सकते। तीनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थीं कि सुनीता के पति विवेक घर आ जाते हैं। सुनीता विवेक को बिनीता और कविता से मिलवाती है। सुनीता, शादी के बाद पहली बार तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे घर आई हैं, इनके लिए कुछ अच्छा बना लो। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं जीजू, आप ऑफिस से अभी अभी आए हैं, आप आराम कीजिए, सुनीता की मदद करने के लिए हम हैं ना। तीनों सहेलियां रसोई में चली जाती हैं। रसोई में टूटी हुई चाय की कप रखी हुई थी जिसमें सुनीता विवेक को चाय देती है। आज सुनीता को अपनी गरीबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वह चाय देखकर वापस रसोई में आई तो उसने देखा कि बिनीता और कविता सब्जियां काट रही थीं। अरे, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? विवेक अभी पनीर लाने जा रहे हैं, आज पनीर की सब्जी बनेगी। चाय पीकर विवेक पनीर लाता है। सुनीता रात के खाने में पनीर की सब्जी और चावल बनाती है। वाह सुनीता, तेरे हाथ का खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया, बड़े बड़े शेफ भी तेरे आगे फेल हैं। हाँ यार, तू तो कमाल का खाना बनाती है। सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी। हमारे मोहल्ले में काफ़ी पानी भर गया है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। आज रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। हाँ, लगता है आज रात हमें यहीं गुजारनी होगी। इतनी तेज बारिश में कहीं गाड़ी खराब हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सुनीता के घर में एक ही बिस्तर था जिस पर नागेंद्र और विमला सोते थे। आपने बिनीता और कविता को रोक तो लिया, लेकिन हम इन्हें कहाँ सुलाएंगे? इन्हें फर्श पर सोने की आदत नहीं है। सुनीता बहू, हमारे बिस्तर पर बिनीता और कविता को सुला दे, मैं और विमला फर्श पर सो जाएंगे। ठीक है पिताजी। सुनीता बिस्तर पर एक धुली हुई चादर बिछा देती है और बिनीता और कविता को उस पर सोने के लिए कहती है। अब अंकल आंटी कहाँ सोएंगी? बेटी, तुम हमारी चिंता मत करो, हमें तो फर्श पर सोने की आदत है। नहीं,
आंटी जी, आप और अंकल फर्श पर सोएं और हम दोनों बिस्तर पर। यह हमें मंजूर नहीं। आप और अंकल बिस्तर पर सो जाइए। आज हम तीनों सहेलियां एक साथ फर्श पर सोएंगे और रात भर ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन बेटी, तुम लोगों को फर्श पर नींद नहीं आएगी। आंटी जी, हमारे साथ हमारी प्यारी सहेली होगी ना, तो हमें कहीं भी नींद आ जाएगी। हम सुनीता के साथ वक्त गुजारने आए हैं और अपने पुराने दिनों की याद ताज़ा करने आए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बिस्तर पर सो रहे हैं या फर्श पर। नागेंद्र और विमला को बिनीता और कविता का यह व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों के व्यवहार से बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम अमीर हो और हम गरीब। अंकल, हम दोनों पैसों से अमीर जरूर हैं, लेकिन आप अमीर हैं क्योंकि आप हमारे लिए अपना बिस्तर छोड़ने को तैयार हो गए। घर आए मेहमान का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए, ये बात बड़े बड़े पैसे वालों को भी नहीं पता होती। आज हमें यहाँ आकर जितना अपनापन महसूस हुआ है, उतना हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर भी नहीं होता। सुनीता ने बिनीता और कविता को गले से लगा लिया। तीनों सहेलियों ने एक साथ फर्श पर रात बिताई और खूब बातें की। दूसरे दिन जाने से पहले बिनीता ने विवेक से कहा, जीजू, मेरे पति को उनके बिजनेस के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। बिनीता विवेक को अपने साथ घर ले जाती है और अपने पति के बिजनेस में उसे मैनेजर की पोस्ट दिला देती है। इस तरह बिनीता की गरीबी भी दूर हो जाती है। सुनीता के पति के 2 बहनें थीं, एक का नाम सीता और दूसरे का नाम गीता। दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों का रंग रूप, यहाँ तक कि चेहरे भी बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों में से यह पहचान पाना मुश्किल था कि कौन सीता है और कौन गीता। अरे ओ सीता, सुनती क्यों नहीं? चल उठ जा जल्दी से और जाकर फटाफट धो दे सारे बर्तन। कुछ सीख अपनी बहन से, बेचारी सुबह से घर के कामों में लगी है और तू तुझसे बिस्तर ही नहीं छोड़ा जा रहा। क्या माँ, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो? मैं सीता नहीं, गीता हूँ। सुबह से मैंने ही घर के सारे काम किए हैं, अब जाकर बैठी हूँ थोड़ी देर को। अच्छा, माफ़ कर दे बेटी। तुम्हारी शकल एक जैसी, ऊपर से तुम दोनों कपड़े भी एक जैसे पहन लेती हो। तू आराम कर। वैसे ये सीता कहाँ है? मुझे नहीं पता, होगी यहीं कहीं लगता है। फिर घर से बाहर निकल गई। घर आने दो उसे, आज इसे दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। ये विमला है, गीता और सीता की माँ, जो अपने पति के देहांत के बाद अकेले ही दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठा रही थी। कई बार खुद विमला भी गीता और सीता में अंतर नहीं कर पाती थी। असल में जिसे वो आराम करने को कह रही थी, वो गीता नहीं बल्कि सीता थी, जिसने बड़ी ही आसानी से अपनी माँ को बेवकूफ़ बना दिया था। अरे सीता, तू यहाँ बर्तन धो रही है? चल, अच्छा है, जल्दी से कर ले और फिर खाना बनाने में मेरी मदद करना, ठीक है? माँ चलो, मैं अभी आती हूँ। 1 मिनट, क्या कहा तूने? उफ, इस बदमाश ने मुझे फिर से पागल बना दिया। तू गीता है ना? हाँ माँ, कोई बात नहीं, जाने दे, मैं ये बर्तन धोकर खाना बना दूंगी आपके साथ। अरे ऐसे कैसे, कितना काम करेगी तू? और ये महारानी बस आराम करेगी। क्या तू छोड़ डच, ये बर्तन छोड़ दे। फौरन विमला सीता को बुलाने के लिए आती है, लेकिन सीता पहले ही वहां से गायब हो चुकी थी। ये कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं पर थी। कहाँ जाएगी माँ? तुम्हारे डर से चली गई होगी। घर से बाहर अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, आज मैं इसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। घर का एक काम नहीं करती, ऊपर से झूठ भी बोलने लगी है। जाने दो ना माँ। माना कि अपनी सीता थोड़ी शरारती है, लेकिन दिल की अच्छी है वो, ये तो आप भी जानती हो ना। हाँ बेटी, लेकिन दुनिया दिल नहीं देखती। आदतों से ही इंसान की पहचान होती है, खास करके लड़कियों की। यहाँ तो तू इसकी गलतियाँ ढांक लेती है, पर ससुराल में वहाँ कौन करेगा? इसकी हिमायत, सब ठीक हो जाएगा। माँ मैं समझाऊंगी, इसे वो समझ जाएगी और सुधर भी जाएगी। गीता ने कई बार सीता को समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे हमेशा से ही बिना कुछ किए बस आराम की जिंदगी चाहिए थी। न तो उसका घर के कामों में मन लगता था और न ही पढ़ाई लिखाई में। सीता, ये क्या है? तेरी सप्लीमेंट्री आई है, ये कैसे हो गया? अब जो होना था वो हो गया। सुनो, इस बारे में मम्मी को मत बताना, ठीक है? नहीं, मम्मी से कैसे छिपा सकते हैं, उन्हें तो बताना ही होगा। और फिर तुझे फॉर्म भरने के लिए फीस भी तो चाहिए होगी, उसकी चिंता मत कर।
फीस के पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया है और पास होने का भी क्या मतलब? तेरे पास पैसे कहाँ से आए और तू करने क्या वाली है? अरे वो मेरा दोस्त है ना राजू, उसने सारी सेटिंग कर रखी है, सब हो जाएगा। बस तू मम्मी के सामने अपना मुंह बंद रखना, समझी ना? लेकिन सीता, ये गलत है। अब भी वक्त है। तू मन लगाकर पढ़ाई कर, मैं तेरी मदद करूंगी। चुप कर, तू और मम्मी के सामने भी चुप ही रहना, समझी? गीता सीधी सादी थी लेकिन बहुत समझदार थी। वो हमेशा सीता की गलतियों को छिपा लेती थी और अपनी माँ विमला से कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि वो विमला के संघर्ष को समझती थी और नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से विमला को तकलीफ पहुंचे। दूसरी तरफ सीता थी, जिसे न तो अपनी माँ की तकलीफों से कोई मतलब था और न खुद के भविष्य से। वो तो बस आज में जीती थी। बीता हुआ कल और आने वाला कल जैसे उसके लिए लिखा ही नहीं था। वक्त ऐसे ही बीता। गीता वक्त के साथ और समझदार होती गई और सीता और भी ज्यादा लापरवाह। मम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम मेरे लड़के वालों से ऐसे मना कर दो। ये क्या बोल रही है? सुरेश को तो तूने ही पसंद किया था ना, फिर अब क्यों मना कर रही है? इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि सुरेश से शादी के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकूंगी। लेकिन तुमने तो इस गीता को फिर मेरे पीछे लगा दिया। क्या जरूरत थी इसका रिश्ता सुरेश के छोटे भाई उमेश से करवाने की? मैंने पहल नहीं की थी, उन लोगों ने खुद ही गीता को मांग लिया। तो मैं क्या करती? इतने अच्छे रिश्ते को मना कर देती क्या? और वैसे भी इसमें बुराई ही क्या है, बल्कि यह तो अच्छा ही है। गीता तेरे साथ रहेगी तो तुझे सही गलत बताती रहेगी। हाँ, मुझे सब पता है। क्या करेगी वो? बात पर मेरी माँ बनेगी और मुझे ज्ञान देती रहेगी। सीता और गीता का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ था। बड़े भाई सुरेश और सीता की शादी होने वाली थी और छोटे भाई उमेश के लिए गीता को पसंद किया गया था। परिवार बहुत ही अच्छा था। पैसे वाले होने के साथ साथ पूरे परिवार में अच्छे संस्कार भी थे। सीता को लगा था कि उसकी शादी न करने की धमकी से विमला गीता का रिश्ता तोड़ देगी, लेकिन जब यह नहीं हुआ तो मजबूरन सीता को झुकना ही पड़ा और दोनों बहनें एक साथ एक ही घर की बहू बन गईं। सीता, ये ले पूजा, पर यह साड़ी तो पहन ले। पूजा, मैं नहीं पहनने वाली। शादी को पूरे 15 दिन हो गए और मेरा दिमाग खराब हो गया। ये सब पहनते हुए मैंने आज के लिए यह खास ड्रेस मंगवाई है ऑनलाइन। ये देख। सीता, अरे ये क्या है? तू पूजा पर ये ड्रेस पहनेगी? तेरा दिमाग तो ठीक है? पूजा, दिमाग तेरा ठिकाने पर नहीं है जो यहां भी मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रही है। देख, हम ट्विंस हैं, तो अब तक ना तो मुझसे बड़ी थी और ना ही मैं तुझसे, पर यहां रिश्ता बदल गया है। यहां मैं तेरी जेठानी हूं और तू मेरी देवरानी, तो ज्ञान देने का काम मेरा है, समझी नहीं? अब यहां से चली जा। सीता की बात सुनकर गीता को बुरा तो लगा, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस चली गई। हालांकि उसके मन में बस एक ही डर था कि शाम को पूजा में क्या होगा। सीता ने जैसा कहा था वह अपनी मॉडर्न ड्रेस पहनकर ही तैयार हुई, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली उसने कहा, ओह सॉरी, गलती हो गई। पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा, मुझे सब पता है। तेरा सारा ध्यान बस इसी बात पर था कि कैसे तू मेरी इतनी अच्छी ड्रेस खराब करे जो तूने आखिर कर ही दी। सच में गीता, समझती तो मैं पहले भी थी, पर अब पूरा यकीन हो गया कि तू मुझसे कितना जलती है। तूने जानबूझकर मेरी ड्रेस खराब की है ताकि मैं सबके सामने तुझसे अच्छी न दिखूं। अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास बस यही एक ड्रेस थी। तू चिंता मत कर सीता, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आती हूँ, वही वाली जो तुझे पसंद थी पर माँ ने मुझे दे दी थी, तो उसे रख ले और आज वही पहन ले आ। हाँ, मेरी इतनी महंगी और बढ़िया ड्रेस खराब करके अब मुझ पर एहसान करना है तुझे? तू रहने दे। जब मुझे वो साड़ी चाहिए थी तब तो तुझसे दी नहीं गई और अब बड़ी आई मुझे साड़ी देने वाली। सीता को मजबूर होकर वह ड्रेस बदलनी ही पड़ी। यह सच था कि गीता ने यह सब जानबूझकर किया था, लेकिन यह सब उसने सीता के भले के लिए ही किया था और आगे भी वह ऐसा ही करती रही। सीता जब भी कोई गलती करती तो गीता किसी न किसी तरह से उसे बचा ही लेती थी।
यहाँ तक कि वह सीता की गलतियों को भी अपने सिर पर ले लेती थी। उफ, इस सब्जी में नमक इतना तेज क्यों है और ये पराठे भी कच्चे हैं। बहू, ये सब क्या है? सॉरी माँ जी, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। असल में वो खाना गीता ने नहीं बल्कि सीता ने बपलका था, जो पास में ही खड़ी थी, पर कुछ बोली नहीं। बाद में सीता जताना चाहती थी कि अगर तू इतनी महान है तो ठीक है, फिर आज से तू ही सबके लिए खाना बनाना। सीता ने ऐसा ही किया। उसने घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई और घर का सारा काम गीता पर ही डाल दिया। सीता बड़ी चालाकी से गीता से घर का सारा काम करवा लेती थी और आखिर में खुद आगे रहकर सारा क्रेडिट ले लिया करती थी। दोनों बहनों की शक्ल एक जैसी होने की वजह से कोई भी सीता की यह चालाकी नहीं समझ पाया। फिर एक दिन सीता ने कहा, बेटा जाओ अंदर से गर्म पानी ले आओ, मुझे अपने पैरों की सिकाई करनी है। गीता ने कहा, पर मैं तो। सीता ने तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। सीता ने सोचा, इस बुढ़िया को भी अभी रोकना था। मुझे इतनी मुश्किल से तो सुरेश को मुझे बाहर ले जाने का टाइम मिला है। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और उफ, लगता है लेट हो जाऊंगी। जल्दबाजी में गर्म पानी ले जाते हुए सीता का पैर फिसल गया। सीता के साथ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गीता ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने सीता को संभाला, लेकिन इस दौरान सारा गर्म पानी उसके खुद के ऊपर गिर गया, जिससे उसका शरीर काफी हद तक जल गया। अब गीता बिस्तर पर थी और सीता शर्मिंदा होकर बोली, गीता, ये क्यों किया तूने? मैंने हमेशा तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी तूने मुझे क्यों बचाया? देख, मेरी वजह से तेरी क्या हालत हो गई। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा और तूने भी तो हमेशा वही किया जो तुझे ठीक लगा। सीता, तू मुझसे भले ही कोई रिश्ता निभा या ना निभा, पर मेरे लिए तो हमेशा मेरी प्यारी बहन ही रहेगी। सीता को अब जाकर अपनी गलतियों के साथ साथ गीता की अहमियत का भी एहसास हुआ। दोनों भले ही जन्म से जुड़वा बहनें थीं, लेकिन इनके रिश्ते में यह जुड़ाव पहली बार आया था। इसके बाद से सब बदल गया। सीता ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। वह घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ गीता का भी खूब अच्छे से ख्याल रखने लगी, क्योंकि अब वह गीता की जेठानी से उसकी बहन जो बन गई थी। बहू की छवि एक साफ सुथरी सुंदर सी लड़की की होती है, लेकिन अगर बहू हर समय अपना सिर खुजलाती रहे तो बेचारे ससुराल वालों पर क्या गुजरेगी। ऐसा ही होता था अमृता के ससुराल वालों के साथ, क्योंकि अमृता के सर में जुओं का बसेरा था। तो चलिए देखते हैं जुएं वाली बहू। अमृता हर समय अपना सिर खुजलाती रहती थी, जिसे देखकर उसकी मां सोनम बहुत गुस्सा करती थी। हर समय बस सिर खुजलाते रहना, तुझसे यह तो नहीं होता कि सर में जुएं वाली दवाई लगाकर शैम्पू कर ले और बालों को साफ रखे। अपने आलस के मारे तो हम सबके सिर में भी जुओं का घर बनवा देंगी। माँ की बात सुनकर अमृता अपने कमरे में चली जाती है। अमृता कॉलेज में पढ़ती थी और उसके सिर में बहुत जुएं थीं। वो अपने लंबे और घने बालों को कभी ठीक से साफ नहीं रखती थी और न ही उनकी अच्छे से देखभाल करती थी। घर या कॉलेज में उसके बगल में कोई नहीं बैठना चाहता था। शाम को घर के सारे लोग बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी अमृता भी वहां आ जाती है और अपनी माँ सोनम के बगल में बैठ जाती है। तभी सोनम जोर से चिल्लाती है, अमृता दूर हट जा यहाँ से, मेरे बगल में बैठने की जरूरत नहीं है। अमृता ने पूछा, लेकिन क्यों माँ, ऐसा क्यों कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? सोनम ने कहा, तेरे सिर में बहुत जुएं हैं, वे जुएं मेरे सिर में भी अपना घर बना लेंगी। सोनम अमृता को डांट ही रही थी कि तभी अमृता के पिता नागेंद्र ऑफिस से घर आते हैं और सोनम से कहते हैं, अमृता की माँ, कल अमृता को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम अमृता को अच्छे से तैयार कर देना। अपनी लाडली से तुम ही कहो कि अपने बालों को जरा साफ कर ले। नागेंद्र ने अमृता से कहा, लड़के वालों के सामने सिर खुजलाते रहेगी तो इसकी शादी कभी नहीं होगी। अमृता वहीं बैठकर अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, तुम चिंता मत करो माँ, कल सुबह मैं पार्लर जाकर अपने बाल धुलवाऊंगी और कोई अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट ले लूंगी, इससे मेरे बाल अच्छे दिखेंगे। सोनम ने कहा, जो करना है कर,
लेकिन अगर जुओं की वजह से तेरी शादी नहीं हुई न तो तेरी खैर नहीं। दूसरे दिन अमृता ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बालों में शैम्पू करवाती है और एक अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट लेकर घर आ जाती है। शाम को उसे देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वालों को अमृता बहुत पसंद आ जाती है और कुछ दिनों के बाद अमृता की शादी अजय से हो जाती है। ससुराल में आते ही जब अमृता की सास उससे कहती है, अमृता बहू, अपने पैर से कलश को गिरा दे और घर के अंदर आ जा। अमृता जैसे ही कलश को गिराने के लिए अपना एक पैर उठाती है, तभी उसके सिर में जुओं के काटने से बहुत खुजली होने लगती है और अमृता अपने हाथ से अपना सिर खुजाने लगती है। इस कारण अमृता का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तू गिर कैसे गई? अमृता का पति अजय उसे संभालता है और उठाता है। तभी अमृता की ननद संगीता अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, भाभी के सिर में खुजली हो रही थी, कहीं भाभी के सिर में जुएं तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे सिर में जुएं नहीं हैं, अमृता कहती है। लेकिन तभी अमृता की सास रंजू की नजर अमृता के घूंघट पर जाती है। उसके घूंघट पर जुएं चल रही थीं। संगीता, तू सही कह रही थी, बहू के बालों में तो इतनी जुएं हैं कि वो घूंघट तक पहुंच गई हैं। अब तो भाभी हम सबको भी जुओं का प्रसाद बांट देगी। तू चिंता मत कर, मैं इसके बालों में जुओं को मारने वाली दवाई लगा दूंगी, रंजू कहती है। अगर आप लोगों का जुओं का पुराण खत्म हो गया हो तो क्या हम दोनों घर के अंदर आ सकते हैं? अजय पूछता है। हाँ हाँ बेटा, अब तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ, रंजू हंसते हुए कहती है। घर में आने के बाद अमृता और अजय आराम करने लगते हैं। दोनों बहुत थके हुए थे। अमृता को तो फौरन नींद आ जाती है, लेकिन अमृता के बगल में सोने के कारण जुएं अजय के सिर में चली जाती हैं और वह रात भर अपना सिर खुजलाता रह गया। दूसरे दिन अमृता सुबह उठ जाती है, लेकिन अजय की नींद नहीं खुली। उसकी माँ रंजू उसे जगाने के लिए आती है। अजय उठ जा बेटा, दिन निकल आया है, पूरे दिन सोता ही रहेगा। क्या सोने दो माँ, मैं रात भर नहीं सोया हूँ। रात भर मेरे सर में खुजली होती रही और मैं अपना सर खुजाता रहा। हे भगवान, हम तो जुए वाली बहू घर ले आए। अब तो उसके सिर की जुएं हमारे सिर में भी आ जाएंगी और हमारी रातों की भी नींद हराम हो जाएगी। रंजू अमृता को जुएं मारने वाली दवाई लाकर देती है और कहती है, अमृता बहू, इस दवाई को रात में अपने सिर में लगा लेना और सुबह उठकर शैम्पू कर लेना। लेकिन माँ जी, मैं रात भर इस दवाई को अपने सिर पर लगाकर नहीं रह सकती। इस दवाई को लगाने से मेरे सिर में बहुत जलन होती है। स्वाति, बहुत जलन तो होगी ही, लेकिन इससे तेरे सिर की जुएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अमृता अपनी सास की नजर बचाकर उस दवाई को फेंक देती है और अपनी सास से झूठ बोल देती है कि उसने वो दवाई अपने सिर पर लगा ली है। कुछ दिनों बाद अमृता के ससुराल में कुछ रिश्तेदार खाने पर आने वाले थे। अमृता बहू, बरेली वाले चाचा चाची और कानपुर वाले मौसा मौसी और उनके बच्चे सब कल हमारे घर आ रहे हैं। वे सभी खाना खाकर जाएंगे तो तुम कुछ अच्छा सा डिश बना लेना। जी मां जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उनके लिए बहुत बढ़िया सी और कई तरह की डिश बनाऊंगी। दूसरे दिन अमृता रसोई में जाकर मेहमानों के लिए पकवान बनाने लगती है, लेकिन तभी उसके सिर में बहुत खुजली होने लगती है और वह आटा बेसन से सने हाथों से ही अपना सिर खुजलाने लगती है। हे भगवान, मेरा सिर तो फिर से खुजलाने लगा। इसे खुजलाकर कितनी राहत मिलती है। अपना सिर खुजलाते हुए ही अमृता मेहमानों के लिए खाना बनाती है। दिन में जब सारे मेहमान घर पर आते हैं, तब अमृता की सास रंजू अमृता के कमरे में जाती हैं और कहती हैं, अमृता बहू, बाहर रिश्तेदार आ गए हैं, तू बाहर आकर सबसे मिल ले और सिर पर घूंघट रखकर पलक। अमृता जवाब देती है, जी माँ जी, अभी आती हूँ। सिर पर घूंघट तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे लोग मेरे सिर की जुएं देख लेंगे। अमृता मन ही मन सोचती है, बाहर कैसे जाऊं? मेरे सिर की जुएं तो बहुत काट रही हैं, कितनी खुजली हो रही है। सबके सामने अपना सिर भी नहीं खुजा सकती, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मां जी नाराज हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद अमृता अपने सिर पर घूंघट रखकर बाहर ड्राइंग रूम में आती है और सभी रिश्तेदारों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगती हैं। तभी अमृता के सिर से उसका घूंघट थोड़ा सा सरक जाता है और उसकी चाची सास उसके सिर में जुएं चलते हुए देख लेती है। वो बहुत जोर से चीखती है,
बहू तू दूर हट, मेरा पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ चाची जी, आपके सिर में तो बहुत जुएं हैं, कहीं ये हमारे सिर में भी ना आ जाएं। तभी अमृता की मौसी सास को अमृता के बालों में लगा आटा और बेसन भी दिख जाता है और वो कहने लगती हैं, इसने तो खाना बनाते समय अपने हाथों से सिर खुजाया है और फिर उन्हीं हाथों से खाना भी बपलका है। इसके बालों में आटा और बेसन अभी तक लगा हुआ है। मंचू, अपनी बहू को थोड़ा साफ सुथरा रहना सिखाओ और जब इसके सिर से जुएं चली जाएं तब हमें खाने पर बुलाना। तेरी बहू तेरे रिश्तेदारों का क्या स्वागत करेगी? वो तो अपने सिर में जुएं के रिश्तेदारों को दावत पर बुला बैठी है। सारे रिश्तेदार बिना खाना खाए वहां से चले जाते हैं, जिससे अमृता के ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाते हैं। अजय बेटा, अमृता बहू को उसके मायके छोड़ आओ और जब तक इसकी जुएं ठीक ना हो जाएं, इसे वापस लेकर मत पलक। और सुन अमृता बहू, अब तू दोबारा इस घर में तभी कदम रखेगी जब तेरे सिर की जुएं खत्म हो जाएंगी। माँ, मेरा तो मन है कि इसे तलाक दे दूं। जब से शादी हुई है मैं रातों को सो नहीं पाता हूं, बस अपना सिर खुजाता रहता हूं। तलाक की बात सुनकर अमृता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजय जी, आप इतनी छोटी सी बात पर मुझे तलाक दे देंगे? बात तो छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी बात के कारण आज रिश्तेदारों के सामने हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है। इससे पहले हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूर से आए रिश्तेदार बिना खाना खाए वापस चले गए हों। अब बातें मत करो और अपना सामान पैक करो। बेचारी अमृता को अपने जो के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। वो धन से अपना सामान पैक करती है और अजय उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। गाड़ी में भी अजय अमृता से दूर बैठता है। थोड़ी देर के बाद अमृता अपने मायके आ जाती है। अजय उसे घर छोड़कर बाहर से ही वापस चला जाता है। अमृता को सामान के साथ आया हुआ देखकर उसकी माँ सोनम मुझसे कहती है, अरे अमृता, तो सामान लेकर अकेले क्यों आई है? दादाजी माँ, वो तो चले गए। क्यों चले गए? तूने उन्हें रोका क्यों नहीं माँ? वो मुझसे बहुत नाराज हैं। इतना कहकर अमृता रोने लगती है और अपनी माँ के गले लगने के लिए आगे कदम बढ़ाती है। दूर दूर हट मेरे पास, मत पलक, तेरे सर में बहुत जुए हैं। मुझे तेरी जुए नहीं चाहिए माँ, अब तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी? पहले यह बता कि ऐसा क्या कर दिया तूने कि दामाद जी इतने नाराज हो गए? तब अमृता ने अपनी माँ सोनम को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोनम ने कहा, क्या बात तलाक तक आ पहुंची? मैं तुझसे पहले ही कहती थी कि अपने सिर में जुए वाली दवाई लगाकर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देख अमृता, अगर जुओं की वजह से तेरी शादी टूटी तो मैं तुझे इस घर से भी निकाल दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर अमृता फूट फूट कर रोने लगती है और मन ही मन सोचती है, इन जुओं के कारण सब मुझसे दूर चले गए हैं। मुझे किसी भी हालत में अपने सिर की जुओं को खत्म करना ही होगा। अमृता अपने आंसू पोंछती है और तुरंत मेडिकल स्टोर जाती है और जुएं मारने वाली दवाई लेकर आती है। अब अमृता रोज रात को सोने से पहले अपने सिर में जुएं मारने वाली दवाई लगाती और अगले दिन शैम्पू करती। उसने जुएं निकालने वाली कंघी भी खरीदी और उस कंघी से अपने बालों की जुएं खुद निकाल कर मारती। इस तरह 1 महीने तक अमृता ने अपने सिर से जुओं को भगाने के लिए खूब मेहनत की। 1 महीने के बाद अमृता के सिर से सारी जुएं चली गई थीं। उसने अपने पति और उनको फोन करके ये बात बताई। अरे वाह, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें लेने कल ही आ रहा हूं। और दूसरे दिन अमृता अपने पति अजय के साथ अपने ससुराल आ जाती है। अभय की शादी मानवी से होती है। शादी के बाद अभय की सास उसकी इकलौती और खूबसूरत साली पलक की शादी की जिम्मेदारी उसे सौंप देती है। अब अभय अपनी खूबसूरत साली की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगता है। अभय जयमाला के लिए मानवी का इंतजार कर रहा था। यहाँ मानवी को भी जयमाला के लिए आने में कितना वक्त लग रहा है पता नहीं कब है कि तभी मानवी स्टेज पर आती हुई दिखाई देती है। आखिरकार मानवी आ रही है, लेकिन इसके साथ ये बला की खूबसूरत लड़की कौन है जो इसके बगल में चल रही है? कहीं ये मानवी की छोटी बहन पलक तो नहीं? अरे यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इससे पहले क्यों नहीं देखा? अगर इससे पहले देख लिया होता तो इसी से शादी करता, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। चलो, ये मेरी साली तो है, बस इतने से ही संतोष कर लूंगा। वैसे भी साली आधी घर वाली होती है। अभय अपने मन में यह सब सोच ही रहा था और मानवी भी उसके पास आ जाती है।
क्या सोच रहे हैं जीजाजी? दीदी के गले में वरमाला नहीं डालेंगे? क्या सोच रहा हूं कि ये वरमाला आपके गले में डाल दूं? नहीं नहीं जीजाजी, ऐसा सोचना भी मत। अब जल्दी से दीदी के गले में वरमाला डालिए। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं आपकी दीदी को वरमाला पहना देता हूँ। उसके बाद अभय और मानवी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। कुछ देर बाद शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं और शादी संपन्न हो जाती है। मानवी की विदाई हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद अभय से मानवी की माँ कहती हैं, बेटा तुम दोनों को पग फेरों के लिए बुलाया है, तो कल मानवी को लेकर उसके मायके चले जाना, ठीक है? माँ, इसी बहाने मेरी खूबसूरत साली पलक से भी मुलाकात हो जाएगी। क्या कहा तूने? कुछ नहीं माँ, मैं कल मानवी को लेकर उसके मायके चला जाऊंगा। अगले दिन अभय मानवी को लेकर उसके मायके जाता है, जहां पलक उन दोनों का स्वागत करती है। वेलकम जीजू, हमारे घर में आपका स्वागत है। क्या लाऊं आपके लिए, ठंडा या गरम? तो अगर ठंडा भी लाओगी तो आपके हाथों में आकर वो गर्म हो जाएगा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ भी ले आओ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं शादी के दिन से देख रही हूं तुम पलक से उलटी सीधी बातें कर रहे हो। अरे मेरी जान, क्या मैं उससे मजाक भी नहीं कर सकता? तभी मानवी की माँ शांति वहां आती है। सही कहा आपने दामाद जी, एक ही साली है आपकी और अब इसकी शादी की जिम्मेदारी आपकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप तो जानते हैं कि मानवी और पलक का कोई भाई नहीं है। आपके ससुर जी अब अकेले कुछ नहीं कर पाते, इसलिए पलक की शादी की जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए, मैं इसके भी हाथ पीले कर दूं। अभय मन ही मन सोचता है कि काश पलक की शादी मुझसे ही हो जाती, काश पलक की शादी मुझसे ही हो जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप क्या सोचने लगे दामाद जी? कुछ नहीं, मैं पलक के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर आपको बताता हूँ। तभी पलक शरबत लेकर आती है। लीजिए जीजू, शरबत पीजिए और अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। थोड़ी देर में आप दोनों को खाने के लिए बुलाती हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की खाना भी बनाती है। हाँ, माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है, फिर तो आपके लिए मिलना और भी आसान हो जाएगा। अभय की इस बात पर पलक शर्माकर वहां से चली जाती है। पग फेरों की रस्म के बाद दूसरे दिन अभय और मानवी भी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद शांति अभय को फोन करती है। दामाद जी, आपने पलक के लिए कोई लड़का देखा? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपको 23 दिन में बताता हूँ। ठीक है दामाद जी। अभय पलक के रिश्ते के लिए सोचने लगता है। इतनी खूबसूरत साली को कौन अपने से दूर भेजना चाहेगा? पलक की शादी किसी ऐसे लड़के से करवा देता हूँ जो मेरे आसपास ही रहता हो। तभी अभय को अजय का ध्यान आता है। अजय अभय की टीम में काम करता था और उसका घर अभय के घर के पास ही था। पलक की शादी अजय से करवा देता हूँ। काम के सिलसिले में अक्सर अजय के घर जाना होता ही है। इसी बहाने मेरी खूबसूरत साली मेरी नज़रों के सामने रहेगी। अभय उसी समय शांति को फोन करता है और अजय के बारे में बताता है। यह तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, दोनों बहनें आसपास रहेंगी तो उनका दिल भी लगा रहेगा। आप अजय से कहें कि कल हम लोग रिश्ते की बात करने उसके घर आएंगे। अजय और उसके माता पिता की रजामंदी भी तो लेनी जरूरी है। माँ जी, आप तो बस ये रिश्ता पक्का समझिए। अजय के माता पिता मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। ठीक है दामाद जी, आपने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। दूसरे दिन शांति अपने पति सुभाष के साथ अजय के घर आती है। अजय के माता पिता अभय से बहुत प्रभावित थे, इसलिए अभय की साली का रिश्ता वे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और उसी दिन पलक और अजय की सगाई भी हो जाती है। इस बात से सबसे ज्यादा खुशी अभय को होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अब पलक भी हमारे पड़ोस में रहने आ रही है। क्या बात है पलक की, शादी से आपको कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। अरे भाई, खुशी क्यों नहीं होगी? तुम दोनों बहनें पड़ोस में रहोगी, एक दूसरे से रोज मिलोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। पलक का साथ पाकर तुम्हें खुशी मिलेगी और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अच्छा तो यह बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। तुम जरूर कुछ गलत सोच रही हो कि नहीं? ऐसी बात नहीं है। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं तो मैं आपके लिए गलत क्यों सोचूंगी भला। अच्छा, अब हमें पलक की शादी की तैयारी करनी है। हाँ, माँ ने मुझे सब बता दिया है।
मैं शॉपिंग का काम संभालूंगी, आप कार्ड छपवाने, मैरिज हॉल बुक करने और बैंड बाजे का काम संभाल लीजिए। ठीक है। अब अभय और जन भी पलक की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और 1 महीने बाद पलक की शादी अजय के साथ हो जाती है। शादी के बाद अभय रोज सुबह शाम किसी न किसी बहाने से अजय से मिलने उसके घर चला जाता। अरे सर, आप अभी तो सुबह के 8:30 बजे हैं। मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। मैंने सोचा कि अब तो हम दोनों रिश्तेदार बन चुके हैं तो क्यों ना आ जाऊं। ठीक है, मैं अभी आया। अजय जी, सर क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है? ठीक है सर, मैं पानी भिजवाता हूँ। थोड़ी देर में अजय की माँ अदिति के लिए पानी लेकर आती है। आंटी, आपने पलक को क्यों नहीं भेजा? बेटा, पलक कपड़े धो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी ले आई। ठीक है माँ जी, पानी पीकर। अभय अजय को लेकर ऑफिस चला जाता है। शाम को भी दोनों साथ में घर लौटते हैं। अभय अजय को उसके घर ड्रॉप करता है और तभी एक लंबी उबासी लेता है। क्या बात है सर, लगता है आप बहुत थक गए हैं। हाँ, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। मीटिंग पर मीटिंग, फिर प्रेजेंटेशन। थकान तो होगी। अगर 1 कप चाय मिल जाती तो। चलिए ना सर, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। अभय ने यह सब इसलिए किया था कि वह पलक से मिल सके, लेकिन जब वह घर के अंदर गया तो अजय के पिताजी ने बताया कि पलक और कैलाश दोनों बाजार गए हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सर, चाय तो पीते जाइए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। नहीं, चाय फिर कभी पी लूंगा। अभय वहां से अपने घर आ जाता है। इसी तरह अब अभय रोज पलक को देखने के लिए अजय के घर आता और उसे अपने साथ ऑफिस ले जाता और शाम को उसे घर ड्रॉप कर देता, लेकिन उसे पलक कभी भी दिखाई नहीं दी। इस बात से अभय चिढ़ गया। खूबसूरत साली के रोज दर्शन करने के लिए उसने अपने जूनियर से उसकी शादी करवाई, जो उसके पड़ोस में रहता है। लेकिन शादी के बाद 1 दिन भी पलक मुझे नजर नहीं आई। अब अभय इस बात का गुस्सा ऑफिस में अजय पर निकालने लगा और उसे छोटी छोटी बातों पर डांटने लगा। एक दिन की बात है, अभय ने पूछा, अजय आज ऑफिस क्यों नहीं आया? आने दो, इस बार तो उसे जॉब से निकाल दूंगा। तभी अभय के पास एक मेल आता है। अरे, ये तो अजय की मेल है। क्या अजय ने रिजाइन कर दिया? ओह नो। तभी अभय के पास अजय की कॉल आती है। हेलो सर, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मुझे नई जॉब मिल गई है, वो भी बेंगलुरु में। लेकिन तुम्हें बेंगलुरु जाने की क्या जरूरत है? फिर यहाँ पलक और तुम्हारे माता पिता कैसे रहेंगे? सर, वे सभी मेरे साथ बेंगलुरु जाएंगे। कंपनी की ओर से मुझे वहां रहने के लिए फ्लैट दिया जा रहा है। इतना कहकर अजय फोन रख देता है। मेरी खूबसूरत साली मुझसे दूर जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। अभय शाम को घर लौटते वक्त अजय के घर जाता है, लेकिन घर में ताला लगा हुआ था। तभी अभय के फोन पर एक मैसेज आता है। ये तो पलक का मैसेज है। मैसेज में लिखा था, डियर जीजू, मैं और अजय जानते हैं कि आप बहाने से मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आया करते थे और मुझसे न मिल पाने की खीज आप अजय पर निकालने लगे। इस बात का पता तो मुझे आपकी शादी के वक्त ही लग गया था कि आपकी नज़र मुझ पर है। सोचिए, ये बात दीदी को पता लग जाती तो उनको कैसा लगता? कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती। इसलिए हम लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैसेज पढ़कर अभय बहुत शर्मिंदा होता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।